सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि जो आप क्यूआर देख रहे हैं यहाँ पर, उस क्यूआर को स्कैन करके आप हमें आर्थिक सहायता से अवश्य अनुग्रहित करें। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में कौन से बड़े निर्णय लेने वाले हैं जिनके बारे में वो बात करते रहते हैं कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे। मैं आपको आज बता देता हूं कि वो बड़ा निर्णय जो है, सबसे बड़ा निर्णय जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे, वो बड़ा निर्णय ये होने वाला है कि माइनॉरिटी जिसको कहते हैं ना, तो वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग से जो चल रही है, उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को समाप्त किया जाएगा। एक और दूसरे, जो माइनॉरिटी की डेफिनिशन है जिसके बारे में आपने यदि बहुत क्लोजली फॉलो किया हो, तो जो एएमयू का जो एक मैटर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, और उस एएमयू के मैटर में माइनॉरिटी पे बहुत बहस हुई थी, उसमें सरकार ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और ये बात हुई थी कि भाई माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। और माइनॉरिटी की वो डेफिनेशन बहुत दिनों से उसकी मांग की जा रही है, माइनॉरिटी की वो डेफिनेशन लाई जाएगी और वो 2.5 से 5% के बीच में फिक्स की जाएगी। और तीसरा जो कार्य होने वाला है वो ये है कि वो स्टेट वाइड अलग-अलग माइनॉरिटी की जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आज का एक समाचार आया है, यद्यपि ये निर्णय कई दिन पहले हो चुका है और इस निर्णय के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, वो मैं आपको बहुत समय से बताता आ रहा हूँ। वो कैसे मैं बताता आ रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, आज जो समाचार आया है वो ये आया है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन बंद कर दिया गया है। ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन क्या करता था? ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो था वो माइनॉरिटी रिलेटेड एनजीओज़ को फंडिंग करता था। साथ में ये माइनॉरिटी गर्ल्स को अलग से स्कॉलरशिप देता था और उसके अतिरिक्त लेक्चर्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्पॉन्सर किया करता था मौलाना आज़ाद फाउंडेशन। और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में नाम तो था माइनॉरिटी, लेकिन सब उसमें एक समुदाय विशेष के लोग सदैव से बैठे रहे। क्योंकि इस देश में वस्तुतः जब कहा जाता है माइनॉरिटी, और जब माइनॉरिटी के ऊपर सारा जब किया जाता है, तो एक ही समुदाय की बात होती है। अब ये अलग बात है कि माइनॉरिटीज़ कमीशन जो बना हुआ है, वो भी एक एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। उस माइनॉरिटीज़ कमीशन में सबसे पहले देखिए कहाँ से आरंभ होता है। एक करके आप कड़ी से कड़ी जोड़िए। कड़ी से कड़ी जोड़िए, देखिए ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट जो है वो 90 करोड़ रुपए हुआ करता था। सॉरी, गलत बोल गया, 90 लाख रुपए हुआ करता था। वो घट के 1 लाख हो गया 2022-23 में। उसको फिर थोड़ा-सा दिया 23-24 में, और 24-25 में उसके लिए 1 पैसा भी नहीं दिया गया। और अब उसको कहा गया है कि भई आप अपने सारे जितने भी एसेट्स हैं, वो आप डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। आपकी लायबिलिटीज़ हैं 4 करोड़ की, आपकी एसेट्स हैं 10 करोड़ की। तो 10 करोड़ की जो एसेट्स हैं, ये सब आपकी एसेट्स जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में चली जाएँगी, और जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, वो जो एक माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें चली जाएँगी। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसके पीछे जाइए। पृष्ठभूमि जैसे मैंने कही, इसकी पृष्ठभूमि यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये एक स्टेडी इरोजन शुरू हुआ। इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले ये हुआ कि माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन का पद था, वो एक सिख को दिया गया, इकबाल सिंह लालपुरा। उनको माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। ये माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन नॉन मुस्लिम केवल एनडीए जब आती है तभी बनता है। और इस बार विशेष रूप से इकबाल सिंह लालपुरा जी को बनाया गया,
माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन। और उसके बाद जो कार्य हुआ वो उससे भी अधिक, मैं कहूँ, विस्फोटक था। वो क्या? वो ये कि माइनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर का चेयरमैन किसको बनाया गया? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी स्वयं माइनॉरिटी नहीं है, वो हिंदू हैं। उनके पति जो हैं वो पारसी थे। आज हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि पारसियों में एक यह प्रचलन है कि पारसी यदि किसी भी दूसरे धर्म की, दूसरे मजहब की किसी महिला या पुरुष से यदि विवाह कर ले तो उसको पारसी कम्युनिटी निकाल देती है, एक्सकम्युनिकेट कर देती है। तो पारसी तो रहा नहीं फिलहाल, तो उनका जो है माइनॉरिटी से इतना कनेक्शन है कि उन्होंने एक पारसी मूल के व्यक्ति से विवाह किया था। अब स्मृति ईरानी जो है वो खाँटी हिंदू हैं, आप भी जानते हैं। और जितने भी हिंदू चिन्ह हैं, जितने भी हिंदू रीति-रिवाज हैं, जितनी भी हिंदू परंपराएँ हैं, उनका डंके की चोट पर पालन करती हैं। आप सब जानते हैं, अमेठी वाले भी जानते हैं और अमेठी से बाहर वाले भी जानते हैं। तो ये माइनॉरिटी अफेयर इनको क्यों दिया गया, उसके पीछे की भी कहानी है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, याद दिलाता हूँ। और वो ये है कि हमारे जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त मियाँ-वाद चला रखा था इस मिनिस्ट्री में कि भैया मुसलमान के अतिरिक्त और किसी को फंडिंग होती ही नहीं थी। तो ये बात जब सामने आई, अच्छा, और इस तरह की बातें भी करते रहते थे, आपको ध्यान होगा। पर ये श्रीमान जी बैठ के किसके, ज़फ़र सरेश वाला, अब ज़फ़र सरेश वाला का भी नाम जानते होंगे। उन्होंने अपना करियर जो है वो नरेंद्र मोदी के मित्र के रूप में बनाया। वो एक उर्दू विश्वविद्यालय है, उसके चांसलर भी बन गए। आजकल उनको कोई नहीं पूछता कि जब से एक्सपोज़ हो गए। तो आप याद करें कि किस प्रकार से रजत शर्मा के कार्यक्रम में बैठ के ज़फ़र सरेशवाला और ये मुख्तार अब्बास नकवी ने, उन्होंने एक प्रकार से बाकी सभी की हँसी उड़ाई थी और यह असर्ट किया था कि भैया ये माइनॉरिटी तो जैसा हम कहेंगे और जो हम नैरेटिव बताएँगे वैसा ही होगा। हम लोगों ने उसका उसका बड़ा विरोध भी किया था उस समय, क्योंकि इस तरह की बातें की थी उन्होंने वहाँ बैठ के। और एक प्रकार से जो हम लोग कहते थे कि भई आपकी जो किताबों में जो गलत-सलत लिखा हुआ है, उन्होंने सब कुछ सही साबित कर दिया और ये कह दिया कि भई नहीं, किताबों में कुछ गलत नहीं लिखा है, समझने वाले की ही गलती है। और उसके बाद से लगातार हम एक्सपोज़ करते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया जो जड़ है, वो तो किताबों में ही है। अब आप ये देखें कि इस वर्ष 24-25 का बजट अभी मैंने एग्ज़ामिन नहीं किया है, लेकिन 23-24 के बजट में घटा के जो एलोकेशन था, वो घटा के कर दिया गया 50 से 30 करोड़, यानी 40% की कटौती। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि इस देश में जो भी विभेदकारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं चलेंगे। और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अधिक विभेदकारी था। इसी विभेदकारी विचारधारा के कारण भारत का पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। ये सारा कार्यक्रम आरंभ किया था अंग्रेज़ों ने 1906 में, जब मुस्लिम लीग ने जाकर अलग से अपना एक बना के और उनके सामने एक चार्टर प्रेज़ेंट किया, जिसके लिए 3 वर्ष के अंतर इन्होंने एक अलग से मुस्लिम इलेक्टोरेट बना दी 1909 में। और उस मुस्लिम इलेक्टोरेट को बना के इन्होंने सदा-सदा के लिए माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करके और बाद में माइनॉरिटी इक्वल टू मेजॉरिटी कर भी और कर दिया। जब भी आप सोचते होंगे ना, आजकल देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मैजॉरिटेरियनिज़्म हो रहा है और ये मैजॉरिटेरियन कंट्री हो गई है। तो ये उसी विचारधारा से आता है जिसमें वो कहते हैं कि माइनॉरिटी इक्वल टू मेजॉरिटी। इसी आधार पर जिन्ना ने भारत का विभाजन कराया था, ये कह के कि वी आर अ सेपरेट एंड इक्वल नेशन। कॉन्सेप्ट समझिए कि हम सेपरेट नेशन है, लेकिन हम चूंकि नेशन है इसलिए ऑल नेशंस आर इक्वल टू ईच अदर।
इसलिए हम इक्वल हैं। मुस्लिम्स आर अ नेशन। वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये जब तक माइनॉरिटी मेजॉरिटी चलता रहेगा तब तक खत्म होगा भी नहीं। तो माइनॉरिटी की डेफिनेशन अंग्रेजों ने कर दी कि जो कोई भी 50% से कम है वो माइनॉरिटी है। यानी 49.9% माइनॉरिटी है, 50.1% जो है वो मेजॉरिटी है। पंजाब का और बंगाल का विभाजन इसी आधार पर हुआ था। पंजाब में 54% थे मुसलमान और वो भी चूँकि जो सेंसस हुआ करता था उसमें पहले से बहुत पहले से ये मुल्ला मौलाना जो थे वो सब कहा करते थे कि अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा के बताओ, अपनी संख्या बढ़ाओ। और उस हिसाब से 54% थे 41 सेंसस में मुसलमान और 56% थे बंगाल में। और इस आधार पर उन्होंने विभाजित करवा लिया बंगाल को और पंजाब को। तो ये जो एक थियरी है कि साहब कि 30% भी है तो मेजॉरिटी है, ये अब नहीं चलने वाली। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है और ये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जैसा एक बहुत ही जिसको हम कहें कि पूरी तरह से एक सांप्रदायिक संस्था बनी हुई थी, उसको बंद करके एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो मोदी सरकार ने दिया है। हम आशा करते हैं कि इसका जो लॉजिकल आगे जो कंक्लूजन है, जो उसका प्रवाह है, सहज प्रवाह है, वहाँ तक उसको ये ले जाया जाएगा और ये पूरी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ही बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप 20-30 करोड़ के लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री की आवश्यकता थोड़ी है। समाप्त करिए इसे। माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जो लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में, उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। इसके साथ में एक वो जो कमीशन बना रखा है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाला, जिसने जामिया मिलिया जो एक सेक्युलर संस्था होती थी उसको कम्युनल कर दिया, ऐसी संस्थाओं को भी समाप्त कीजिए। और माइनॉरिटीज़ कमीशन की भी कोई आवश्यकता नहीं, उसको भी समाप्त किया जाना उचित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।